Dear student of class 4th, I am continuing my lecture on your chapter 5 Nutrition in Plants of your EVS book. How do plant use food? इससे पहले के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो आप, और आपको ये बताया गया था कि हाउ लीफ प्रिपेयर फूड. लीफ अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. लीफ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. अब मैं आपको बताऊंगी कि लीफ ने अगर फूड प्रिपेयर कर लिया है तो वो जो फूड प्रिपेयर किया वो किस किस पर्पस में वो यूज़ करते हैं, ठीक है. फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स इज कॉल्ड स्टार्च. जो फूड लीव्स प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं स्टार्च. स्टार्च इज ए काइंड ऑफ शुगर. दिस स्टार्च इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द फॉलोइंग वेज: टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर द ओल्ड वंस, to produce different parts such as leaves, flowers and fruits, to produce energy for the growth. The rest of the starch is stored in fruits, seeds, leaves, roots or stems by the plants. This stored starch is further consumed by the animals and by human beings. देखो, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्लांट के अंदर कौन सा बॉडी पार्ट फूड को प्रिपेयर करता है? वो करता है लीव्स. और लीव्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करते हैं. और स्टार्च क्या है? एक शुगर की काइंड है. और फिर हम ये प्लांट जो है वो स्टार्च को यूटिलाइज करते हैं अलग अलग तरीक़ों से. जैसे नए सेल बनाने के लिए, ओल्डर वन अगर रिपेयर होने हैं, ठीक है, डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना है तो उसके लिए हो गया रिपेयरमेंट ऑफ द ओल्डर वंस. साथ में प्लांट्स के अंदर रेगुलर नई लीव्स, नए फ्लावर्स, नए फ्रूट्स बनते रहते हैं, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली टू प्रोड्यूस ऑल दिस बॉडी पार्ट्स प्लांट यूज दिस एनर्जी, प्लांट यूज दिस स्टार्च. और साथ में प्लांट की ग्रोथ के लिए भी प्लांट के पार्ट जो होते हैं वो स्टेम ग्रो कर रही है, रूट ग्रो कर रही है, उसके लिए भी प्लांट अपना फूड यूज़ करेगा. अब प्लांट ने जो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए फूड को यूज अप किया, उसके बाद जो बचा हुआ फूड होता है प्लांट का वो स्टोर कर लेता है इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक इन फ्रूट, सीड्स, लीव्स, रूट, स्टेम्स. और प्लांट अपने जिस बॉडी पार्ट में फूड को स्टोर अप करता है हम उसी बॉडी पार्ट को कंज्यूम करते हैं, उसी बॉडी पार्ट को हम लोग खाते हैं, ठीक है. अदर एनिमल्स भी उसी बॉडी पार्ट को खाते हैं और हम ह्यूमन बींग्स भी उसी बॉडी पार्ट को खाते हैं. जैसे स्पिनच है उसकी लीव्स को खाते हैं, कैरेट है उसकी रूट को खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि जो प्लांट जिस बॉडी पार्ट के अंदर अपने फूड को स्टोर अप कर रहा है हम उसी बॉडी पार्ट को कंज्यूम करते हैं. टू शो दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट जो फूड प्रिपेयर कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च कर रहा है. तो स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हमने एक पोटेड प्लांट लिया, एक बीकर लिया जिसके अंदर पानी भरा, बुल्सन बर्नर लिया, आयोडीन सॉल्यूशन लिया, अल्कोहल लिया, वॉच ग्लास एंड ए टेस्ट ट्यूब. सबसे पहले आपने एक हेल्दी पोटेड प्लांट लिया, ठीक है. आपने उसे सन के अंडर रखा, ठीक है. सन के अंडर मतलब ताकि वो जो है अपना फूड प्रिपेयर तो तभी करेगा ना जब उसे सनलाइट मिलेगी, ठीक है. स्लाइड में देखो पोटेड प्लांट को अंडर सन रखा हुआ है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है. कहने का मतलब ये है 3-4 घंटे के बाद जब फूड प्रिपेयर लगता है हो गया होगा तो एक लीफ को प्लग करना है, उसे पानी के अंदर बॉईल करना है जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है, ठीक है. पानी में बॉईल करने के बाद फिर उसको अल्कोहल में बॉईल करना है, ठीक है. अल्कोहल मतलब कंटेनर में अल्कोहल लेके और उस कंटेनर को किसी पानी वाले कंटेनर के अंदर रखना है. डायरेक्ट अल्कोहल को हम कभी भी बॉईल नहीं करते हैं, ओके. अल्कोहल वाले कंटेनर को आपने वाटर कंटेनर में रखना है जिसमें वाटर डाला हुआ है. वाटर को आप डायरेक्ट बॉईल करोगे और वो हीट अल्कोहल में ट्रांसफ़र होगी. उसके बाद जब अल्कोहल में बॉईल हो जाए वो लीफ, उसको निकालना है, उसे कोल्ड वाटर से वॉश करना है और उसे वॉच ग्लास के ऊपर रख देना है. अब उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालो. अब आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट इज द रिजल्ट? द लीफ टर्न्स ब्लू. लीफ जो होगा वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा. डायग्राम में देखो क्लियर दिखाया हुआ है. आयोडीन गिव्स ब्लू कलर व्हेन रिएक्ट विद स्टार्च, ठीक है. तो आयोडीन जब भी स्टार्च के साथ मिक्स होता है तो हमेशा ब्लू कलर बनता है.
मतलब जब भी आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर किसी भी फूड के अंदर ब्लू कलर बने तो समझ जाना उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। दैट शोज दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा प्लांट को हम सारी कंडीशंस देंगे। कैसी कंडीशन? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा लीफ के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर, सनलाइट इज टेकन फ्रॉम द सन एंड water and minerals are taken from the soil, all combined together in the leaf to prepare food. Other mode of nutrition in plants. अब और कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होते हैं? जैसे अब आपका है अमरबेल। अमरबेल प्लांट इज शोन इन द स्लाइड। ठीक है, ये क्या करता है? दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करता है। ठीक है, अमरबेल इज अ प्लांट that absorb food from the plant on which it climbs। ठीक है, तो ये क्या करता है? अब खुद तो अपने आप में इसकी ये भी एबिलिटी नहीं है कि ये अपने आप में प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर सके, तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है। ठीक है, इसकी स्टेम वीक होती है और दूसरे प्लांट जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है उसी से ये फूड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अपने आप खुद फूड प्रिपेयर नहीं करता, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता। उसके बाद है देयर आर सम प्लांट विच कैन फीड ऑन इंसेक्ट्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट को खा के भी अपना फूड लेती हैं। इसमें आपके कुछ कलरफुल फ्लावर्स हो गए। ठीक है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, जो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें खा जाते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स लाइक क्रोटोन एंड कोलियस, ठीक है, हैव कलर्ड लीव्स। द ग्रीन कलर इज हिडन बाय द रेड पिगमेंट ऑफ देयर लीव्स। सिंस दे हैव क्लोरोफिल दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्रोटोन और कोलियस आपका डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये क्या करते हैं? ये इनकी जो लीव्स होती हैं इनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर एक रेड कलर की पिगमेंट भी होती है। वो रेड कलर की जो पिगमेंट होती है वो ग्रीन कलर को छुपा देती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये करते हैं, बट दे हैव ऑल्सो रेड पिगमेंट विच हिड द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और देखने में कलरफुल भी रहते हैं। व्हाट इज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। प्लांट एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं और एनिमल प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। अब एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन एंड फूड। प्लांट एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। अब अगर प्लांट्स, हम बार बार कहते हैं ना ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, गवर्नमेंट क्या कहती है? ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। तो हम क्यों करते हैं? अपने घरों के आगे भी छोटे छोटे गार्डन मेंटेन करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है। हमारी जो एयर है वो तभी प्यूरिफाई होगी, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे एयर में होगा उतने हम लोग हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। हमने फूड इंटेक तो कर लिया, खाना तो खा लिया, लेकिन जब तक वो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फूड ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी नहीं रिलीज करेगा, तब तक हम लोग, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, हमारी बॉडी के अंदर स्टेमिना नहीं होगा, तो हम काम कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर ऑल द एनिमल्स। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। हम फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स खाते हैं। हाउ डू वी गेट देम? वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, हम क्या छोड़ रहे हैं? हम क्या एग्जिट आउट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। दैट शुडेंट बी इन द एयर इन लार्ज अमाउंट। उसका लार्ज अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होना गुड नहीं है हमारे लिए। तो ऑटोमेटिकली इट शुड बी कंज्यूम्ड बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसको कंज्यूम कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स अभी बताया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऑटोमेटिकली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन दे भी रहे हैं। तो हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस? प्लांट तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स।
इंसेक्ट्स एंड बर्ड हेल्प इन पोलिनेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब प्लांट भी एनिमल पे डिपेंडेंट है, हम लोगों पे डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और दूसरा, प्लांट्स को पोलिनेशन, प्लांट्स की पोलिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, जो प्लांट होता है उसके अंदर एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो प्लांट का जो मेल और फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर जो उनकी कुछ ऐसे सेल बनते हैं, कुछ ऐसे गैमेट्स बनते हैं जिनका फ्यूज ओवर होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके फ्यूज़न से ही सीड बनता है, सीड जर्मिनेट होता है, सीड बनता है। उस सीड को हम सॉइल में सो करते हैं तो सीड जर्मिनेट होता है। तो ये जो पोलिनेशन है ये होती है इंसेक्ट और बर्ड्स की हेल्प से। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई हो गया, वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और फिर वो पोलिनेशन कराते हैं। ऐसे बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स भी क्या करते हैं, कई बार क्या होता है एक सीड उठाते हैं उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर पोलिनेशन। ठीक है, और अगर पोलिनेशन होगी तभी सीड बनेगा, सीड बनेगा तभी धरती में जाएगा और वो जर्मिनेट होगा और नया प्लांट क्रिएट होगा। तो इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं और एनिमल प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और दूसरा, प्लांट्स को पोलिनेशन के लिए भी इंसेक्ट और बर्ड्स की नीड है। बैलेंस इन नेचर। Balance in nature is very important. It is very important to maintain a balance between the plant and animals. What will happen if the number of animals increase than that of the plants? Plants will not be able to fulfill the need of food and oxygen. On the other hand, if plant increases in number, then carbon dioxide generated by animals will not be sufficient for the plants. To maintain the balance, it is very important to protect plant and animals. It is required to grow more plants. देखो, अब बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग का मतलब यह है कि प्लांट और एनिमल का राइट अमाउंट में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होना। अब अगर एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट ज़्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर प्लांट्स धरती के ऊपर नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एनिमल तो ज़्यादा हो गए, प्लांट्स कम हो गए। तो हम अगर एनिमल ज़्यादा है, प्लांट्स कम है, तो प्लांट हमें फूड और ऑक्सीजन देता है, तो प्लांट सब एनिमल्स को फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और अगर प्लांट्स बढ़ गए और एनिमल्स कम हो गए तो क्या होगा? तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो बोथ शुड बी बैलेंस्ड इन राइट अमाउंट। दोनों की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बैलेंस इन नेचर तभी मेंटेन होता है जब हम सब चीज़ों की केयर करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट की केयर करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में फॉरेस्ट जो है वो हमारे टोटली डैमेज होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट के डैमेज होने का मतलब है प्लांट्स का डैमेज होना, और प्लांट्स के डैमेज होने का मतलब है अलग अलग एनिमल्स का डैमेज होना। हम तो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम हैं तो ह्यूमन बीइंग ना। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग जो है वो हम लोग जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग जो है वो ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। तो हमें प्लांट और एनिमल दोनों को कंजर्व करना है, मतलब हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। तो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट, वी शुड सेव फॉरेस्ट। अब प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव makes people aware of the importance of trees. There are movements like Chipko movement to save the trees. Under wildlife protection programs, wild animals are given protection in national parks and sanctuaries. देखो, अब गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कई एफर्ट्स करती रहती है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग भी उसे सेलिब्रेट करते होगे, मनाते होगे। जैसे आप स्कूल्स में आते हो तो देखते हो हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो वन महोत्सव पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने इसलिए ये प्रोग्राम चलाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को जो है वो लोग इम्प्लांट करें ऑन अ पर्टिकुलर डे।
ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करना है, हाउ ट्रीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, और ट्रीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा चिपको मूवमेंट जो है वो एक मूवमेंट जो है वो एक गांव में चला था, विलेज में चला था आज से कई साल पहले, ठीक है, जो आप आगे की बुक्स में रीड करोगे, ठीक है। तो वो भी ट्रीज़ को सेव करने के लिए विलेजर्स ने चलाया था। उसके अलावा अलग अलग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट चलाती रहती है ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकें, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया कि फॉरेस्ट, अगर हम लोग फॉरेस्ट नहीं बचाएंगे तो हमारे वाइल्ड एनिमल्स भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जो लायन है, टाइगर है, ये जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं ये सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो अगर हमें इन्हें बचाना है तो वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए फॉरेस्ट को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने, क्योंकि फॉरेस्ट काफ़ी हद तक अब डैमेज भी हो चुके हैं और सारे फॉरेस्ट को फिर से रिकवर करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज दे नीड लैंड, ठीक है। लैंड अवेलेबिलिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए नेशनल पार्क्स, नेशनल सेंचुरीज वगैरह को डेवलप किया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स में, ताकि इन वाइल्ड एनिमल्स को वो नेचुरल एनवायरनमेंट मिल सके जहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। ताकि वाइल्ड लाइफ को बचाने का मतलब है वाइल्ड प्लांट्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं मीन्स वी आर सेविंग द वाइल्ड प्लांट्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स। तो बाय स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम लाइक नेशनल पार्क्स एंड नेशनल सेंचुरीज विच आर बिल्ड अप इन डिफरेंट स्टेट्स टू सेव दीज एनिमल्स एंड सेव दीज प्लांट्स। अब आपका ये चैप्टर ओवर हो गया। यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल विद रिटन प्रैक्टिस एंड रीडिंग अगेन एंड अगेन, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.